नमस्कार दोस्तों, एग्री इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो जो है हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सीरीज का ये तीसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम कृषि के सामान्य परिचय की बात करेंगे। और आज से लगभग 15 दिन तक हम सामान्य एग्रीकल्चर को जो है हम जानेंगे कि कृषि विज्ञान क्या है और इससे रिलेटेड जो भी मेजर एग्जाम के अंदर जो पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड जो बेसिक एग्रीकल्चर है उसको देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होती है, इसकी शाखाएं कौन सी, इतिहास क्या है, परिचय वगैरह इसका जो सामान्य होता है उसको देखेंगे। उसके बाद हमारे इकोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, उसको जो अपन स्टार्ट करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं आज की वीडियो पर। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है कृषि का सामान्य परिचय। सबसे पहले जानते हैं हम कि कृषि जो है शब्द कहाँ से आया। तो कृषि शब्द जो है संस्कृत भाषा के कृष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आकर्षित करना या खींचना या जोतना। अब इसमें एक कृषि शब्द का विच्छेद करके भी लिखा हुआ है कृष धन इन, जो कि एक तरह से मैंने बहुत जगह सर्च भी किया तो वो गलत दिखा रहा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई नॉलेज है तो आप उसमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंग्लिश में इसको एग्रीकल्चर बोला जाता है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका लैटिन में जो है अगर उसका हिंदी ट्रांसलेट करके देखें तो उसका अर्थ होता है खेती करना। तो ये लैटिन भाषा के दो शब्द, एक तो एगर और दूसरा कल्चर, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एगर का अर्थ फील्ड या खेत से लिया गया है और कल्चर का अर्थ होता है उसका प्रबंधन करके, मैनेजमेंट से है। यानी कि मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति के लिए पशुपालन, फल उत्पादन और फसल उत्पादन से रिलेटेड जो भी सुव्यवस्थित ज्ञान होता है उसको एग्रीकल्चर साइंस बोला जाता है, एग्रीकल्चर बोला जाता है। अगर मैं बात करता हूँ कृषि की शुरुआत की, तो वैसे तो कृषि की एक शाखा होती है, ब्रांच होती है पशुपालन। उसकी शुरुआत 10,000 BC के आसपास इजराइल से हो गई थी, जब वहां से ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि ऐसा माना जाता है कि पहला जो पालतू जानवर था वो कुत्ता था, और कुत्ते का यूज ये करते थे शिकार के रूप में। फिर हम फसलों के अगर अपन इसमें देखें तो फसल उत्पादन की जो शुरुआत है 7500 BC में मेहरगढ़, जो अभी से कभी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है अंश हुआ करता था और भारत का अभिन्न हिस्सा था, तो आज पाकिस्तान के अंदर चला गया है। वहां से मेहरगढ़ से जो है सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिलते हैं। तो खेती नहीं, मिश्रित फसल के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक कि वहां से सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है मेहरगढ़, वहां से मानते हैं कि खेती की शुरुआत हुई थी। आइए अब जानते हैं कि कृषि के जनक कौन है। क्योंकि सब चीज के जनक होता है, तो इसी तरह से कृषि का भी जनक है। तो भारतीय कृषि के जनक जो है ऋषि पाराशर को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कृषि पाराशर नाम की पुस्तक लिखी है, जिसमें खेती बाड़ी से रिलेटेड अगर कोई सबसे पुरानी बुक है तो ये है। और इसी के आधार पर इन्होंने जो है ये ऋषि पाराशर को जो है भारतीय कृषि का जो है जनक माना गया है। वही मॉडर्न फार्मिंग, हम पुरानी कृषि पद्धतियों के भरोसे तो अपन आज की लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते आज की। तो आधुनिक कृषि के जो जनक है वो हमारे MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन जो 1962 में ICAR के महानिदेशक थे। उसके साथ इनका नाम जो है एक और वजह से भी फेमस है MS स्वामीनाथन, क्योंकि ये भारत में हरित क्रांति के सूत्रपात इन्हीं की वजह से हुआ था। हुआ क्या था कि 1996 की बात है, 1960 की बात है। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, ICAR के महानिदेशक थे हमारे MS स्वामीनाथन, और IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पुसावाला इंस्टीट्यूट है उसके जो महानिदेशक वो भी पाल थे। इन दोनों ने के सामने एक बड़ी समस्या थी कि इंडिया के अंदर भूखमरी जैसी जो है हालात उस समय उत्पन्न हो रखी थी। फसलें रोगों कीटों की वजह से तबाह हो चुकी थी, और सबसे बड़ी समस्या सरकार के सामने ये थी कि इतनी बड़ी आबादी का जो है पेट कैसे पाला जाए। तो इसके लिए जो है इन दोनों बड़े संस्थानों के कृषि वैज्ञानिकों को कहा कि आप जाइए और इस समस्या के निदान हेतु कुछ किस्में विकसित कीजिए और इसका जो है कोई ना कोई हल निकालिए।
तो ये लोग गए, सबसे पहले इन्होंने वर्ल्ड में छानबीन की कि हमारे जैसे हालात किसी देश में थे क्या पहले। तो इनके सामने एक देश आया, मेक्सिको। मेक्सिको के अंदर इन्होंने जो है सबसे पहले देखा कि सेम भारत के अंदर जो उस समय के हालात थे 1960 के, वैसे हालात मेक्सिको में थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो वहां पे एक नॉर्मनी बोरलोग नाम का व्यक्ति था, उसने जो एक अर्थशास्त्री थी, तो उन्होंने 1960 के अंदर ही वहां पे जो है गेहूं और जौ की बहुत सारी किस्में विकसित करके मेक्सिको में जो है अनाज का प्रोडक्शन जो है बहुत हद तक बढ़ा दिया था। उसी से प्रभावित होकर हमारे दोनों कृषि वैज्ञानिकों ने कहा, नॉर्मनी बोरलॉग साहब आप चलिए हमारे इंडिया, और इंडिया में भी आप जो एक मिसाल कायम कीजिए। आए 1963 में बोरलॉग साहब एक साल तक भारत का भ्रमण किया, और उन्होंने दो चीज पाई कि पहली बात तो यहाँ का जो किसान फसल उगा रहे हैं उसका बीज जो है वो उन्नत नहीं है, दूसरा वहाँ पे रोग और कीटों का जो है प्रतिशयनशील भी नहीं है वो बीज। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले तमिलनाडु के अंदर इन्होंने जो है 1964 के अंदर चावल और गेहूं की जो है दो किस्में मंगाई गई। चावल की तो TN4 और गेहूं की जो है सोनारा 64। उसके बाद अगले साल IR8 जिसे विश्व का जादुई धान कहा जाता है उसके साथ लरमा राजौर ऐसे गेहूं की जो है किस्में मंगाई गई, जिनसे जो है साल 1965 में इतना जो है इतना उत्पादन हुआ कि भारत को जो है एक्सपोर्ट करने तक का जो है नौबत आ गई थी। इसी वजह से जो है उस समय के उस दौर को जो है हरित क्रांति के नाम से जाना गया कि एकदम से जो है इतना उत्पादन हुआ कि एक तरह से एक क्रांति आ गई थी। क्रांति गेहूं और चावल के जो है क्षेत्र में आई थी, इस वजह से उसे जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो शब्द है वो तो विलियम डॉड के द्वारा दिया गया, लेकिन इसके जो जनक है वर्ल्ड लेवल पर तो नॉर्मनी बोरलॉग है, और इंडिया के जो लेवल पर है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इसके अलावा भी स्वामीनाथन साहब जो है वो हमारे 2004 के अंदर एक किसान आयोग बनाया गया, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की अध्यक्षता इन्हीं के थ्रू की गई, और किसानों की जो उस समय की MSP को लेकर जो मांगे थी उन पर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसे स्वामीनाथन रिपोर्ट कहा जाता है, और आज भी वो सुर्खियों का विषय बनी हुई है। जैसे जो है हम हमारी भारतीय कृषि में इनका योगदान को देखते हुए इन्हें आधुनिक जो इंडिया है, इंडिया की एग्रीकल्चर है उसके फादर कहा जाता है। इसके बाद हम कृषि के जो है उपनाम की बात करते हैं, तो भारतीय कृषि को बैक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इकोनॉमी के सबसे पहले हम समझते हैं तो इकोनॉमी के जो है तीन टर्म्स होते हैं, तीन जो है तरह से जो है एक इकोनॉमी डिफाइन की जाती है, तीन सेक्टर होते हैं उसकी। सबसे पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड तीसरा सर्विस सेक्टर। इंडिया की अगर मैं GDP के हिसाब से भी बात करूं तो 18% GDP में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, 32% इंडस्ट्रियल का और 45% जो है सर्विस सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन है। अब 18% कंट्रीब्यूशन से हम उसको बैक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कैसे कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था की रीढ़? तो दूसरा टर्म्स इसमें लिया जाता है पॉपुलेशन। तो इंडिया की जो है इनडायरेक्टली तो 70% पॉपुलेशन, और जो डायरेक्टली है वो 54% पॉपुलेशन जो है, लगभग आधी से ज्यादा जो भारत की जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड है। इस वजह से इसे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर जो है कृषि रोजगार भी उत्पन्न करती है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है 70% लोगों को जो है रोजगार देती है। इसी हिसाब से जो है इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। उसके अलावा जो भारतीय कृषि है उसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो टोटल इरिगेटेड क्षेत्र है उसका 48% जो क्षेत्र है वो वर्षा पे डिपेंडेंसी है। वर्षा पे यानी बारिश होगी तो वहां पे उत्पादन लिया जाएगा, यानी वहां पे असिंचित कृषि होती है, असिंचित जहाँ कृषि होती है वहां पर बारिश की डिपेंडेंसी रहती है। अब बारिश की डिपेंडेंसी होगी वहां पर, अगर बारिश हो गई तो हम उत्पादन ले लेंगे और हमें मुनाफा हो जाएगा, और बारिश नहीं हुई तो वारे न्यारे हैं। तो इसी वजह से इसे ग्लैम्बल ऑफ मानसून यानी मानसून का जुआ कहा जाता है। इसके अलावा भी जो मैदानी क्षेत्र है उनको जो है
कृषि का जो है हृदय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पहाड़ होते हैं वहां से नदियां बहती है और नदियों में होते हैं सेडिमेंट, अवसाद होते हैं, और अवसादों की जो मिट्टी है उसको खादर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और खादर की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, और उपजाऊ मिट्टी के अंदर फसलों का जो उत्पादन अच्छा होता है, इसी वजह से उन्हें जो है उत्पादन मैदानी क्षेत्रों के अंदर ज्यादा होता है। इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश को धान का कटोरा कहते हैं, पंजाब को गेहूं वगैरह का अच्छा उत्पादन होता है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे नदियां बहती है और नदियों की जो मिट्टी उपजाऊ होती है, और उपजाऊ मिट्टी के अंदर कुछ भी अपन उगाते हैं तो प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो इस हिसाब से वहां पर उत्पादन भी अच्छा होता है। इसीलिए जो मैदानों को कृषि का हृदय कहा जाता है। फिर जो है कुछ एक दो बुक आती है हमारे सामने। एक बुक का नाम है हमारे ऑर्थर यंग की किताब है एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर, और दूसरी जो हमारे एक बहुत बड़े उद्यान शास्त्री हुए हैं एम.एस. रंधावा, उनकी एक पुस्तक है भारतीय कृषि का इतिहास। बहुत ही शानदार बुक है भाई, मैंने पढ़ी तो नहीं लेकिन देखी जरूर है। तो ये भी बहुत से कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। एम.एस. रंधावा की बात हम आगे करेंगे। उसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक और भी लिखी थी ब्यूटीफुल गार्डन, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ एक डे है। जैसे भारतीय कृषि दिवस जो है 11 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा कृषि शिक्षा दिवस जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं उनके नाम पर जो है मनाया जाता है कृषि शिक्षा दिवस। बिहार से इनका कनेक्शन था। और 23 दिसंबर के दिन जो है किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर, जो हमारे पास के जो है पीएम भी रह चुके हैं, और राजस्थान से इनका कनेक्शन था। वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि हमारा होने वाला है भारतीय कृषि का इतिहास। लास्ट में हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि हम 15 दिन की सीरीज के अंदर ये टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।